आज हम एक ऐसी कहानी के गहराइयों में उतरने वाले हैं जो रिश्तों की उस धुंधली सरहद पर खड़ी है, जहां खामोशी में कही गई बातें जुबान से निकले शब्दों से कहीं ज्यादा वजन रखती हैं। ये कहानी अविनाश मिश्रा वत्स जी की वत्स की डायरी से ली गई है और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा फलसफा है, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है इसकी शुरुआत है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक पुराना शांत सा कैफे। हाँ, दो लोग हैं जो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई नाम तक नहीं है, लेकिन ये जो शांति है ना, ये अक्सर किसी आने वाले बड़े तूफान का पहला संकेत होती है। और मुझे लगता है हमें इसी कैफे से अपनी बात शुरू करनी चाहिए। हाँ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो कहानी हमें अनन्या और आरव से मिलवाती है। उनका मिलना बहुत सामान्य है, लेकिन उनका रिश्ता वो बिल्कुल नहीं है जैसा कहानी में लिखा भी है, न नाम न वादा। एकदम। वो हर शाम एक पुराने से कैफे में मिलते हैं जिसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं। ये जो माहौल है, ये ही अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। सही बात है। और इसी माहौल में आरव की एक बहुत ही अजीब आदत है, वो हमेशा दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठता है। और ये छोटी सी आदत ही कहानी का पहला बड़ा सुराग है। दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठना आमतौर पर कोई ऐसा नहीं करता। ये तो मतलब इंसानी फितरत के खिलाफ है। हम हमेशा उस जगह पर नजर रखना चाहते हैं जहां से कोई आया जा सकता है, एक तरह की सुरक्षा के लिए। हाँ। आरव इसका ठीक उल्टा कर रहा है। सही कहा। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि शायद वो बस किसी से मिलना नहीं चाहता, या शायद वो बहुत शर्मीला इंसान है। लेकिन जब अनन्या उससे पूछती है तो वो बस मुस्कुराकर कह देता है, आदत है। पर कहानीकार उसकी आंखों के बारे में लिखते हैं कि उनमें एक गहरा राज छुपा है। ये आदत शब्द एक पर्दे जैसा लगता है जिसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आपका पहला अंदाजा भी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम इसे एक प्रतीक के तौर पर देखें तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। दरवाजा क्या है? वो बाहरी दुनिया का प्रतीक है। अच्छा। अतीत का या भविष्य में आने वाली किसी अनचाही चीज का। उससे मुंह मोड़कर बैठना एक तरह का इनकार है। वो जैसे कह रहा हो, मैं उस दुनिया का सामना नहीं करना चाहता जो उस दरवाजे के बाहर है। मतलब वो अपने और अनन्या के बीच बनी इस छोटी सी शांत दुनिया को किसी भी बाहरी दखल से बचाना चाहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो एक तरह से वो एक बुलबुले में जी रहा है और चाहता है कि अनन्या भी उसी बुलबुले में रहे। और शायद इसीलिए वो अपने रिश्ते को भी कोई नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि नाम देते ही रिश्ता उस बाहरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उसमें उम्मीदें और वादे जुड़ जाते हैं और परिभाषाएं सीमाएं बनाती हैं। आरव सीमाओं से, परिभाषाओं से भाग रहा है। उनका रिश्ता उस तैफी की तरह है, समय से परे, दुनिया से कटा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि कोई कब तक दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ सकता है? कभी न कभी तो दरवाजा खुलेगा। हाँ। और दरवाजा खुलता है, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से। समय बीतता है, उनकी बातें गहरी होती जाती हैं, पर रिश्ता वहीं का वहीं ठहरा रहता है। और फिर एक रात आरव एक ऐसा सवाल पूछता है जो उनके इस शांत रिश्ते में पहली दरार डालता है। हाँ। वो पूछता है, अगर मैं एक दिन यूं ही गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगी? ये सवाल बहुत अहम है। ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, एक आजमाइश भी है। वो अनन्या के मन को टटोल रहा है कि ये बेनाम रिश्ता उसके लिए कितना मायने रखता है। बिल्कुल। अनन्या तो इसे मजाक समझती है, एक फिल्मी डायलॉग मानकर हंस देती है, लेकिन आरव का चेहरा वो गंभीर था। उस रात का माहौल भी कहानी में बहुत खास तरीके से बताया गया है। हाँ, वो सुनसान रास्ता, रुकी हुई हवा और बार बार झपकती स्ट्रीट लाइट, ये सारे संकेत एक अशुभ घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। और होता भी वही है। अगले ही दिन आरव सच में गायब हो जाता है। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। और यहाँ से कहानी का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। एक रोमानी रहस्य से ये अब एक अलौकिक थ्रिलर की तरफ बढ़ रही है। हाँ, अनन्या का इंतजार, पहला दिन, दूसरा दिन, और फिर तीसरे दिन उसका वो फैसला लेना कि वो उसी रास्ते पर जाएगी जिससे आरव हमेशा नजरें चुराता था। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, क्योंकि अब तक वो आरव की बनाई हुई दुनिया में जी रही थी। अब वो उस दरवाजे के पार जा रही है जिसका सामना आरव कभी नहीं करना चाहता था। वो सुनसान रास्ता अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि उस रहस्य का, कह सकते हैं, प्रवेश द्वार बन जाता है जिससे आरव भाग रहा था। और उस रास्ते के अंत में उसे जो मिलता है
वो दिल दहला देने वाला है। एक पुरानी दीवार पर चिपका एक 5 साल पुराना गला हुआ अखबार। और उस अखबार की खबर थी, युवक की रहस्यमयी मौत, शव आज तक नहीं मिला। और तस्वीर आरव की थी। हाँ, एक पल में अनन्या की पूरी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। ये कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रूर मोड़ है। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसका पूरा यथार्थ, उसकी पूरी सच्चाई एक झटके में बिखर गई। वो इंसान जिसके साथ वो हर शाम कॉफी पीती थी, जिसकी आदतें उसे अजीब लगती थीं। वो तो 5 साल पहले ही मर चुका था। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है वो है, शव आज तक नहीं मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक जानकारी है या इसका कोई गहरा अर्थ है? ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये कहानी की बुनियाद है। शव आज तक नहीं मिला का मतलब है कि उसकी मृत्यु भी अधूरी थी। अच्छा। वो ना तो पूरी तरह से जिंदा लोगों की दुनिया में है और न ही मृत लोगों की। वो बीच में कहीं अटका हुआ है, एक लिम्बो में, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी पूरा नहीं होता। शायद इसी अधूरेपन ने उसे इस दुनिया से, और खास तौर पे अनन्या से, जोड़े रखा। बिल्कुल, उसका अस्तित्व ही अधूरा है, इसीलिए वो एक अधूरे रिश्ते में ही सुकून पा रहा था। और जैसी अनन्या ये भयानक सच जानती है, आरव उसके पीछे प्रकट होता है। लेकिन इस बार वो पहले जैसा ठोस नहीं है, वो थोड़ा धुंधला है, जैसे कोई सपना जो जागने पर मिटने लगता है। हाँ, और वो कहता है, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं अनन्या। अगर मैं पूरा हो जाता तो तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ता। और ये कहकर वो गायब हो जाता है। इस एक पंक्ति में पूरी कहानी का सार छिपा है। यहाँ पूरा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है उसकी आत्मा को शांति मिलना, या जिसे हम मृत्यु की प्रक्रिया का पूरा होना कहते हैं। तो आरव असल में ये कह रहा है कि उसका अधूरापन ही अनन्या का सुरक्षा कवच है। हाँ, मतलब अगर वो पूरा हो जाता, यानी पूरी तरह से दूसरी दुनिया का हिस्सा बन जाता, तो ये बेनाम रिश्ता एक ऐसा मजबूत बंधन बन जाता जो अनन्या को भी अपने साथ उस दुनिया में खींच ले जाता। ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल, उनका रिश्ता अधूरा था, इसीलिए अनन्या अपनी दुनिया में सुरक्षित थी। उसका पूरा होना अनन्या के लिए खतरनाक होता। ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है यहाँ। अधूरापन एक वरदान है और पूर्णता एक अभिशाप। इस मुलाकात के बाद अनन्या की जिंदगी एक बुरे सपने जैसी हो जाती है। वो कैफे जाना छोड़ देती है, लेकिन वो जगह, वो एहसास उसे नहीं छोड़ता। हर रात ठीक 3:07 बजे। हाँ, ठीक 3:07 पे उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है और एक ही संदेश आता है, दरवाजे की तरफ मत देखना। ये वही दरवाजा है जिससे आरव हमेशा पीट करके बैठता था। अब वो चेतावनी अनन्या के लिए है। ये डर का एक नया स्तर है। अब खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ठोस चेतावनी बनकर हर रात उसके सिरहाने आ खड़ा होता है। और ये 3:07 का समय। हाँ, ये भी खास है। अक्सर ऐसी कहानियों में रात के 3 बजे के बाद के समय को द डेविल्स आवर, या वो समय माना जाता है जब दो दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। और एक रात वो हिम्मत करके उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। वो पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखती है। कमरे में कोई नहीं था। एक पल को उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है, पर फिर उसकी नजर दीवार पर अपनी ही परछाई पर पड़ती है और उसका खून जम जाता है। परछाई उसकी हर हरकत को दोहरा रही थी, लेकिन 1 सेकंड की देरी से। ये दृश्य ये कहानी के सबसे डरावने दृश्यों में से एक है। आपकी अपनी परछाई, जो आपके वजूद का हिस्सा है, वो आपके साथ तालमेल में नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि अनन्या का अपना अस्तित्व ही अब हिल गया है। आरव के सच के बाद उसकी अपनी वास्तविकता भी 1 सेकंड पीछे छूट गई है। मतलब एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है इसकी। ये एक बहुत दिलचस्प व्याख्या है। ये बिल्कुल संभव है कि अनन्या के अपने डर और सदमे का प्रतीक हो। लेकिन अगर हम कहानी के अलौकिक पहलू को देखें, हाँ, तो 1 सेकंड की देरी से हरकत दोहराती परछाई का मतलब है कि कोई और शक्ति या मौजूदगी है जो अनन्या की वास्तविकता से जुड़ तो गई है, पर उसके नियमों का पालन नहीं कर रही। यह समय और भौतिकी के नियमों के टूटने का संकेत है। मतलब वो परछाई शायद आरव की ही मौजूदगी है। हो सकता है, जो अनन्या के बहुत करीब है, लेकिन समय के एक अलग आयाम में फंसा हुआ है। वो साथ होकर भी साथ नहीं है, ठीक 1 सेकंड के फासले पर। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस अनुभव के बाद अनन्या अगले दिन फिर उसी सुनसान रास्ते पर जाती है। मुझे समझ नहीं आता है, इतना सब होने के बाद कोई वापस उस जगह पर क्यों जाएगा? मुझे लगता है ये हिम्मत से ज्यादा एक मजबूरी है।
वो जवाब ढूंढ रही है। वो इस अधूरे सच के साथ जी नहीं सकती। वो जानना चाहती है कि ये सब खत्म कैसे होगा। वो एक तरह का क्लोजर चाहती है। हाँ, क्लोजर चाहती है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और वहां उसे जमीन पर नंगे पांव के गीले निशान मिलते हैं, जो कहीं से आकर ठीक उसके सामने खत्म होते हैं, जैसे कोई अभी अभी वहां आया हो। और आरिफ फिर सामने आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा पानी में घुले साए जैसा था। जैसे जैसे अनन्या सच के करीब जा रही है, आरव का भौतिक रूप कमजोर पड़ता जा रहा है। शायद अनन्या की दुनिया में बनी रहने के लिए उसे उस झूठ या अधूरेपन की जरूरत थी। सच सामने आने पर उसका वजूद मिट रहा है। वो कांपते हुए पूछती है, तुम जिंदा हो? आरव मुस्कुराता है और एक बहुत ही ठंडा, दिल में उतर जाने वाला जवाब देता है, न जिंदा न मरा हुआ। ये उसकी स्थिति को साफ कर देता है। फिर वो कहता है, जो रिश्ते पूरे हो जाते हैं वो दोनों को खा जाते हैं। और इसके बाद अंधेरा छा जाता है और अनन्या को परछाइयों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब अधूरा नहीं रहेगा। ये बहुत अशुभ संकेत है। न जिंदा न मरा हुआ, मतलब वो एक ऐसी अवस्था में है जहां से वो सिर्फ संपर्क कर सकता है, लेकिन इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। वो विनाशकारी है, लेकिन परछाइयों का फुसफुसाना, ऐसा लगता है कि कोई और शक्ति है, शायद उसी रास्ते की या उस अधूरी मौत की, जो इस रिश्ते को जबरदस्ती पूरा करना चाहती है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तो आरव अनन्या को बचा रहा है, लेकिन कोई और है जो उन्हें मिलाना चाहता है। बिल्कुल। कहानी का अंत हमें वापस उसी कैफे में ले आता है। सुबह का समय है, मेज पर 2 कुर्सियां खाली हैं, लेकिन उन पर रखी कॉफी के कप से अब भी भाप उठ रही है, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठाओ। हाँ, और दीवार पर जहां शायद पहले समय की दरारें थीं, अब स्याही से एक लाइन लिखी है, मुझे पूरा मत करना। यह अंतिम दृश्य बहुत शक्तिशाली है। गर्म कॉफी बताती है कि उनकी मौजूदगी अब भी वहां है, समय और स्थान के नियमों से परे। उनका अधूरा रिश्ता उस कैफे में हमेशा के लिए जिंदा है। और दीवार पर लिखा वो संदेश एक अंतिम गुहार है, एक अंतिम चेतावनी। ये आरव की तरफ से अनन्या के लिए है और शायद कहानी पढ़ने वालों के लिए भी। ये अधूरापन ही उनका सच है और उसे छेड़ने का मतलब है तबाही को दावत देना। तो ये कहानी अधूरेपन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। आम तौर पर हम अधूरेपन को एक कमी, एक दुख, एक ऐसी चीज की तरह देखते हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है। हाँ, जिसे पूरा करना जरूरी है। लेकिन यहाँ अधूरापन एक कमी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा बंधन जो जिंदगी और मौत के पार तो है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं, अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर चीज में पूर्णता या क्लोजर ढूंढना वाकई जरूरी है? क्या हर कहानी का अंत सुखद या दुखद होना ही चाहिए? शायद कुछ यादें, कुछ रिश्ते, कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा जिंदा रहती हैं। उन्हें पूरा करने की कोशिश में हम शायद उनकी आत्मा को ही खत्म कर देते हैं। ये बात तो सोचने वाली है, और कहानी भी एक अंतिम चेतावनी के साथ खत्म होती है, जो एक सवाल भी है। कहानी के अंत में लिखा है, अगर आज रात 3:07 पर आपके फोन पर संदेश आए, कभी किसी को पूरा करने की कोशिश मत करना, तो समझ लेना कि कोई अभी भी अधूरा है। और शायद वो आपको पूरा करना चाहता है, और यही इस कहानी का असली डर है जो हमारे साथ रह जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी यादें, कौन से रिश्ते या कौन सी कहानियां हैं जिन्हें हमने जानबूझकर या अनजाने में अधूरा छोड़ रखा है। और क्या उन्हें पूरा करने की कोशिश हमें सुकून देगी, या किसी ऐसे दरवाजे को खोल देगी जिसे बंद ही रहना चाहिए था।